माला पढ़कर मेरा स्वागत किया। उन मालाओं में जितने पुष्प और पुष्पों में जितनी पुंकड़ी है उससे कहीं अधिक आज मैं आप लोगों के कर्तव्य और एहसान से दबा। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये एक धार्मिक पंडाल है। यहां भगवान की कथा का रसपान हो रहा है और यहां जो कुछ हो रहा है वो सत्य और धर्म पर ही आधारित है। यहां लोगों की जो भावनाएं हैं इस पंडाल में आकर धर्म और सत्य पर आधारित है। उनके मन में ईश्वर की भक्ति का स्वरूप है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज एक वो संगठन है जो आंदोलन की कोख से पैदा हुआ है। लोगों ने संगठन बनाए हैं, वो कहीं ना कहीं किसान हित से दूर खड़े हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन स्वराज आज जमीन पर खड़ा होकर उस अंतिम पायदान पर खड़े गरीब मजदूर किसान के साथ खड़ा होकर उसके न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, उसको अधिकार देने की लड़ाई लड़ रहा है, उसको सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। और सबसे पहला मुख्य हमारा कारण है जो बाल गंगाधर तिलक जी की स्थापना थी, उनका यह वक्तव्य था, यह उनका अधिकार था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन फूका था और उन्होंने कहा था कि स्वराज हम लेकर रहेंगे, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी तरीके से आज हम अंग्रेजों से आजाद तो हुए, आजादी की गुलामी से दूर तो हुए, लेकिन हमारे देश का किसान और मजदूर आज भी आजाद नहीं हुआ। आजाद हुए चंद राजनेता, आजाद हुए चंद उद्योगपति, आजाद हुए नौकरशाह, और किसान और मजदूर आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कोई भी कानून बनाया जाता है वो गरीब मजदूर किसानों पर थोप दिया जाता है। जो हमारे देश की पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो कृषि प्रधान देश के रूप में हमारे देश को विश्व में जाना जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो आर्थिक स्थिति मजबूती का जो स्रोत है वो खेती पर आधारित स्रोत है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के मजदूरों ने, यहाँ के मेहनतकश लोगों ने इस देश को विकसित करने में अपना अहम योगदान निभाया है। चाहे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो, चाहे वो बड़े बड़े रोड बने हो, चाहे हमने भरपेट भोजन देने का काम किया हो, चाहे हमने सब्जी को उगाया हो, चाहे हमने गेहूं को उगाया हो या दूध का उत्पादन किया हो, इस देश को हर तरीके से समृद्धशाली बनाने का काम यहाँ के मजदूर और किसानों ने किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज भी हम जातियों में बांटकर हमें नोचा जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है और हमें लूटा जा रहा है। हमें धर्म के नाम पर लड़ाकर, हमें जाति के नाम पर लड़ाकर हमारे अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। आज चाहे कोई योजना बनाई जाती है, संसद में और विधानसभा पर, टीवी पर किसान हित की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसका कारण क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? आज छोटी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी लड़ाई को कोई राजनीतिक दल नहीं लड़ रहा। जिन एमएलए एमपीओ को हम चुनकर भेजते हैं, जिनके सम्मान को हम अपने सर पर रखते हैं, और चुनने के बाद वो लोग हमें चुन चुनकर लूटने का काम करते हैं, हमारे अधिकारों पर डाका डालने का काम करते हैं। जिस उद्देश्य से हम सरकार को बनाते हैं, जिस उद्देश्य से हम एमएलए को चुनकर संसद और विधानसभा में भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, मकसद क्या होता है कि ये किसान हित में काम करेंगे, ये देश हित में काम करेंगे, ये मजदूरों के लिए योजनाएं बनाएंगे, ये किसानों को खेती पर आधारित योजनाएं बनाकर देश के किसान को समृद्धशाली बनाएंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है। थाने का अगर छोटा सा भी कोई काम पड़ जाए बिना पैसे के नहीं होता, तहसील का कोई काम पड़ जाए बिना पैसे के नहीं होता। आपके पिता खत्म हो जाए और बारिश दर्ज कराने के लिए, फौती के लिए जब आप तहसील जाते हैं तो लेखपाल आपसे 5,000 रुपए की मोटी रकम मांगता है।
जब आप अपना फर्ज लेने जाते हैं, हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने चाहते हैं, तो लेखपाल आपसे 1200 और 2000 रुपए की रिश्वत मांगता है। थाने में आप अपना चरित्र लिखवाने जाते हैं, ये शस्त्र लाइसेंस के लिए फाइल डालते हैं, या आपका बच्चा कोई नौकरी में लग जाता है, उसका वेरिफिकेशन आता है, तो आपका बीट का कांस्टेबल, बीट का दरोगा आपसे 2000 से लेके 5000 रुपए तक की रिश्वत मांगता है। फिर आप किसके पास जाएंगे? जब आपकी जमीन की मेहर तोड़ दी जाती है, जब आपकी जमीन पर अधिकारी आकर कब्जा करने लगते हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, किससे मदद मांगेंगे? किसके पास जाएंगे? जिस एमएलए को चुना वो आपसे कोसों दूर बैठा है, जिस विधायक को चुना, जिस सांसद को चुना, वो दिल्ली और लखनऊ का बहाना बनाकर आपसे दूर भागने का काम करता है या नहीं करता? बताइए। आप दर दर की ठोकरें खाते हैं, थाना जाते हैं, तहसील जाते हैं, एसपी कप्तान के यहाँ जाते हैं और डीआईजी और अलीगढ़ कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, लेकिन आपकी दरखास्तों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। सरकार कहती है हमने 1076 बनाई, सरकार कहती है हमने 112 बनाई, सरकार कहती है हमने तमाम योजनाएं बनाई है जिससे आदमी को न्याय मिले, लेकिन 1076 पर आप कॉल करते हैं, क्या परिणाम मिलता है आपको? सिर्फ एक फोन आता है थाने या चौकी से, जो भी समस्या होती है कि आपने 1076 पर कॉल की थी, आप कहते हैं की थी, बस इतने के बाद आपसे कोई जानकारी नहीं की जाती और आपकी फाइल को बंद कर दिया जाता है। ये सच्चाई है या झूठ बोल रहा हूं? बताइए। बिजली का ट्रांसफार्मर फूक जाए, सरकार कहती है 24 घंटे में बदल देंगे, लेकिन किसान जब फसल सूख रही होती है और बिजली विभाग के चक्कर लगा के परेशान हो जाता है, पूरा बिल जमा होने के बाद भी कम से कम 7-7 दिन लग जाते हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। उस वक्त आपकी कौन मदद करेगा? कौन आपके साथ खड़ा होकर आपके अधिकार की बात करेगा? कौन आपकी आवाज को बुलंद करेगा और गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगा? तब आपको एक जरूरत पड़ेगी संगठन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? संगठन की। संग शक्ति कलयुगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति संगठन है। भगवान ने भी गीता में लिखा है कि संगठन से बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती कलयुग में। और किसान को भगवान के सहायक के रूप में धरती पर अन्नदाता कहा गया है। आपको अन्नदाता कहा गया है, लेकिन इस अन्नदाता की इस देश में, इस सरकार में बार बार लाठियां मारकर बेइज्जती की जा रही है। चाहे आप पर कृषि कानून थोपे गए हो, चाहे आप जो आपका खेती का यंत्र है, जो किसान की पहचान बन चुका है, चाहे हम भागवत करते हो, चाहे हम गंगा नहाने जाते हो, चाहे हम किसी के दर्शन करने जाते हो, चाहे हम कलश यात्रा निकालने जाते हो, या हम किसी राजनेता की रैलियों में जाते हो, हम अपने ट्रैक्टर को साधन बनाकर वहां पहुंचने का काम करते हैं। गांव में कोई मौत हो जाती है, गांव में कोई गमी हो जाती है, गंगा जी पे जब हम जाते हैं तो अपने ट्रैक्टर में लोगों को बिठाल कर गंगा जी तक जाने का काम करते हैं। गांव में कोई दुर्घटना या एक्सीडेंट हो जाता है और पोस्टमार्टम के लिए हम लोग जाते हैं तो अपने ट्रैक्टर से सवारी करके वहां जाते हैं। और आज एक छोटी सी कानपुर में दुर्घटना हुई जिसमें 26 लोग शहीद हुए, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। दुर्घटनाएं तो ट्रेन से भी होती हैं, दुर्घटनाएं तो बस से भी होती हैं, दुर्घटनाएं तो इतनी करोड़ों की कीमत की गाड़ियां चल रही हैं जिनमें तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, उनसे भी होती है। दुर्घटना तो पैदल चलते हुए व्यक्ति की होती है, दुर्घटना तो साइकिल से चलते हुए व्यक्ति की भी होती है। लेकिन इसका बहाना बनाकर किसानों को जो आर्थिक बोझ से दबा जा रहा है, आपके ट्रैक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही गई। यानी कि आपकी यात्राओं को, आपकी आजादी को, जो कहते हैं हम आजाद हैं, तो बताइए आप कहां आजाद हैं कि अपने ट्रैक्टर में बैठकर यात्रा नहीं कर सकते। आप जब मंडी जाएंगे, अगर आपके ट्रैक्टर में गेहूं है और 5 लोगों ने 5-5 कुंटल गेहूं इकट्ठा किया, तो 5 लोग कम से कम ट्रैक्टर में बैठ के मंडी तक जाएंगे। उसका आधार बनाकर आपका 10,000 रुपए का चालान काट देगा, तब आप क्या करेंगे? 10,000 रुपए तो आपको ट्रैक्टर में बचेगा भी नहीं। 10,000 रुपए तो आप एक साल में फसल में रातों दिन मेहनत करेंगे, तब कहीं जाके आपको बचेगा। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? इसके लिए हमें लड़ना होगा।
किसके बैनर तले लड़ना होगा? भारतीय किसान यूनियन स्वराज के तले। स्वराज का काम क्या है? हमारा मकसद है आम गरीब किसान मजदूर को आजाद कराना, उसके मन माफिक उसकी इच्छा के अनुसार काम कराना, ये हमारी पहचान होनी चाहिए। हम आजाद हैं तो ट्रैक्टर पे जुर्माना किस बात का? हम आजाद हैं तो सरकार की गलत नीतियों का विरोध क्यों नहीं करते? हम आजाद हैं तो हमारे ऊपर हर कानून क्यों लगाया जाता है? कृषि कानून लगाए गए, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि वो कानून क्या थे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, दिल्ली में किसानों पर लाठियां चार्ज हुई, 10,000 से ज्यादा मुकदमे लगे। किसान जब जब अपने हक की आवाज इस देश में उठाता है, जो देश कृषि प्रधान देश है, उस देश में क्या कहा जाता है कि ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं। गुंडे चले आए थे थाने में, गुंडे चले आए थे कलेक्ट्रेट को घेरने। जब जब हमने अपने अधिकार की आवाज उठाई, तब तब हमें गुंडा कहा गया। अभी मैं हाल ही में एक घटना बताना चाहता हूं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के लोग, जो अतिवृष्टि हुई है, बारिश से किसानों की फसल नष्ट हुई है, हम किसानों के लिए आवाज उठा रहे थे। 26 सितंबर से, जब से यह बारिश हुई थी सितंबर महीने से, लगातार भारतीय किसान यूनियन स्वराज किसानों को मुआवजे की मांग कर रहा है सरकार से कि किसानों को मुआवजा दिया जाए जो फसल नष्ट हो गई है। चाहे वो धान की फसल नष्ट हुई, चाहे मक्के की फसल नष्ट हुई, चाहे वो गेहूं, चाहे वो बाजरे की फसल नष्ट हुई, और आने वाली जो लहर की फसल थी और आलू की, वो भी बर्बादी के कगार पर है। किसान के हाथ में आज कटोरा है। पहले हम सूखा की मार झेल रहे थे, हमने ऐसे तैसे डीजल से, बिजली भी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, और हमने अपने तरीके से एन तरीके से फसल को सींच कर जब खड़ा कर लिया, तो ईश्वर की मार ऐसी पड़ी कि हमारी फसलें नष्ट हो गई। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन किसान को सहारा देगा? कौन इस देश के मालिक को सहारा देगा? कौन इस अन्नदाता को सहारा देगा? किसान हर बार मेहनत करता है और उम्मीद करता है कि फसल अच्छी होगी, उम्मीद पे जीता है, फसल को बोता है, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहना सकता, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, अपनी बेटी के अच्छे घर में शादी नहीं कर सकता, अपने वृद्ध पिता को या अपनी माँ को या पत्नी को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाता। सब कुछ करते, 24 घंटा काम करने के बाद भी आप इतने परेशान कि आपकी फसल का सही रेट आपको नहीं मिलता। तो इसलिए आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। हमने अपना 40 साल का जीवन व्यतीत कर लिया, अब ज्यादा से ज्यादा 30 साल और जिएंगे, बढ़िया करेंगे, 70 साल की अवस्था में घर बैठने लायक हो जाएंगे। लेकिन आने वाली पीढ़ी को अगर आप आजाद कराना चाहते हैं, इनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, इनको मजबूत बनाना चाहते हैं, जो आपने झेला है वो आपका बच्चा ना झेले, आपकी पीढ़ी ना झेले, तो आपको लड़ना पड़ेगा इस गूंगे बहरी सरकार से, जो किसानों के हक को लूट रही है, जो किसानों के हक पर डांका डाल रही है, जो गरीब मजदूर की मेहनत को नोच कर खाने का काम कर रही है। आज बिजली के बिल अनाप शनाप आते हैं आप लोगों पर, एक बल्ब जलाने पर भी 5,000, 4,000, 2,000, 3,000 का बिल, और उसको संशोधन के नाम पर आपको लूट लिया जाता है, आपसे ब्याज चक्रवृद्धि ली जाती है। आज समरों पर, ट्यूबवेलों पर, कनेक्शनों पर मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपकी बिजली को कॉमर्शियल कर कर किसानों को जो सब्सिडी मिलती थी, जैसे सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम किसानों को ट्यूबवेल पर बिजली फ्री देंगे, तो आज हम जो 70 रुपए बीघा या 100 रुपए बीघा में अपना खेत भर लेते हैं, यही आने वाले समय में हमें 500 रुपए बीघा भरना पड़ेगा, हमारी मजबूरी होगी। यानी कि डीजल पर पैसा बढ़ गया, खाद पर पैसा बढ़ गया, कीटनाशक दवाओं पर पैसा बढ़ गया, तमाम तरीके की सुविधाओं पैसे बढ़ने के बाद भी आपकी फसल पर कोई पैसा नहीं बढ़ा। आज धान की कीमत सरकारी रेट है 2025 और आपको बिक रहा है 1,300 रुपया, बाजरा की कीमत है 1,800, बिक रहा है 1,200, मक्का है 2,300, बिक रही है 800 से लेकर 2,000, मतलब 1,500 रुपए। ये घाटा कौन झेलेगा? ये हमारा किसान
इतना मजबूत हो चुका है कि पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करने के बाद भी हर बार घाटा झेलकर अच्छी फसल की उम्मीद करके कि अगली बार हमें अच्छा रेट मिल जाएगा और कर्ज लेकर फसल को बोने का काम करता है। आप केसीसी लेते हैं, किस लिए लेते हैं केसीसी? किसी गलत काम के लिए नहीं लेते। आप केसीसी लेते हैं कि खेत में अच्छी लागत लगाकर अच्छा पैदा करेंगे, लेकिन आप अपने आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं, जब केसीसी लेते हैं तो आपकी मकान की जब छत टक रही होती है तो उस केसीसी के पैसे से आप छत पड़वाने का काम करते हैं। जब आप केसीसी लेते हैं, आपका भाई इलाज के लिए तड़प रहा होता है तो उस केसीसी के पैसे से आप अपने भाई का इलाज कराने का काम करते हैं। जब आप केसीसी लेते हैं तो आपका बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है, उसको एडमिशन कराने के नाम पर उस मेहनत की कमाई केसीसी से आप उसकी फीस देने का काम करते हैं। जब आप केसीसी लेते हैं इस उम्मीद से कि फसल में लगाऊंगा, लेकिन आपकी जवान बेटी जब आपकी दहलीज पे देखती है तो उस केसीसी के पैसे से आप उसके पीले हाथ करने का काम करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फसल अच्छी होगी तो हम ब्याज भर देंगे। लेकिन हर बार जब फसल में घाटा पड़ता है और केसीसी की ब्याज बढ़ती रहती है, फसल में घाटा पड़ता रहता है और एक दिन देश का किसान कर्ज से डूब जाता है और किसी पेड़ के नीचे जाकर आत्महत्या कर लेता है। ये देश के आंकड़े हैं, ये आपके आंकड़े हैं कि हमारे देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है, भूख और मरने की नौबत आ गई है, लेकिन फिर भी ये सरकारें उसकी आत्महत्या को कर्ज के चलते नहीं बताती, भूख के चलते नहीं बताती, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इस किसान ने गृह क्लेश के चलते आत्महत्या कर ली। ये दुर्भाग्य है हमारा। क्यों शोषण किया जा रहा है आप लोग? क्योंकि हम किसान बिरादरी को भूल चुके हैं, हम अपनी जातियों में बट चुके हैं। कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई पनिया है, कोई काची है, कोई मौर्य है, लेकिन हम किसान बिरादरी को भूल चुके हैं। इसलिए हमारा शोषण है, इसलिए हमारा शोषण है। हम 86% होने के बाद भी आज शोषित हैं, आज अपने हक की बात नहीं कर सकते। सरकारें बनती हैं, सरकार बनने से पहले चिल्लाते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारा एमएलए जीतेगा, और बनने के बाद आप बताइए किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? किसकी सरकार है बताओ? बीजेपी की। किनकी है? बीजेपी। अब आपकी तो ना है सरकार। जो भाजपा के दलाल हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, जो थाने और चौकियों की दलाली करते हैं, वो आपका शोषण करते हैं आपके वोट के माध्यम से। जिस वोट की ताकत से आपने उनको सरकार में बिठाया, वही लोग आपका शोषण करते हैं, वही लोग आपकी जेब पे डाका डालने का काम करते हैं, वही लोग आपको थाने और चौकियों में छोटी छोटी बातों में उलझाकर बंद कराने का काम करते हैं। आपस में दो भाई लड़ जाए, 5,000 से नीचे पुलिस नहीं छोड़ती, फैसला करने के बाद भी 5,000 रुपया, और जो पीड़ित है उससे भी रुपया, जो पीटने वाला है उससे भी रुपया। ये न्याय नहीं हो रहा, अन्याय हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम आजाद नहीं, आज भी हम गुलाम हैं। हमें आजाद होना पड़ेगा, युवाओं को संगठित होना पड़ेगा, बुजुर्गों को साथ देना होगा, और इन बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि हम गुलामी की मौत मरना नहीं चाहते। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 2021 से लेके 2022 तक आपके गांव और पास कितनी मौतें हो चुकी हैं? कितने रिश्तेदारों में खत्म हो चुके हैं? कितने लोगों को आप याद करते हैं? कितने लोगों को आप जानते हैं? बता सकते हैं ये बात? बताइए कितने लोग खत्म हो गए? आप अपने रिश्तेदारों के नाम भूल चुके होंगे कि 2021 में कौन कौन खत्म हुआ है, हमारे गांव के आसपास कौन कौन खत्म हुआ है, हमारे गांव में कौन खत्म हो गया। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो हम गुमनामी की मौत मरना नहीं चाहते, हम चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद की मौत मरे, हम चाहते हैं हम भगत सिंह की मौत मरे, हम चाहते हैं हम गांधी की मौत मरे, जो आज 1700 साल से 50, 70, 75 साल से भी ज्यादा हो गए, और आज उनको बच्चा बच्चा सरदार भगत सिंह को भी जानता है, चंद्रशेखर आजाद को भी जानता है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भी जानता है, महात्मा गांधी को भी जानता है। ऐसी मौत हमें मरना है। हम ऐसा करके जाएं जो हमारा ये समाज, ये हमारी बिरादरी, ये हमारी किसान कौम
हमें याद रखे, मजदूर हमें दिलों में याद रखे। ऐसी मौत मरना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी फसल आपके गांव के आसपास नष्ट हुई है, जब आप खेतों पे जाते होंगे तो आपका कलेजा फटता होगा, आपको रात को नींद नहीं आती होगी, आप रोकर भी रो नहीं पा रहे होंगे, आपको भूख नहीं लग रही होगी। ये सच्चाई है या नहीं है? सच्चाई। अब कौन उभारेगा इस घाटे से आपको? सरकार तो आपको मुआवजा दे नहीं रही। पहले सरकारें मुआवजा देती थी 7,000 रुपए बीघा का, 5,000 रुपए बीघा का, फसल के हिसाब से। तंबाकू की फसल का रेशियो अलग होता है, लाह की फसल का रेशियो अलग होता है, लागत मूल लगाकर हमें मुआवजा मिलता था। आज केसीसी के नाम पर हमारा बीमा कर दिया जाता है, अरबों खरबों रुपया कंपनियां फायदा कर रही है, किसान को क्या वापस मिला? आपकी फसल नष्ट हुई, आपको मुआवजा मिला? नहीं मिला। आपकी फसल नष्ट हुई, क्या आपको बीमा मिला? नहीं। कौन? बिजली वाले आके आपकी 10,000 रुपए पे आपकी केबल काट रहे हैं। ट्यूबवेल का बिल अगर बकाया है तो आपका बिल केबल काट रहे हैं, फिर आपसे 1,000 रुपए जुर्माना वसूल रहे हैं, फिर आपसे समन शुल्क वसूल रहे हैं और आप पर ब्याज लगाकर आपसे पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जब तक फसल पूरी तरीके से सही नहीं हो जाती, हमें आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिल जाती, हमें सरकार मुआवजा नहीं देती, तब तक हम बिजली का बिल नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? जब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। हमें बिजली के बिल पर छूट मिलनी चाहिए। केसीसी की ब्याज इस काल से, और जब तक हम समृद्धशाली नहीं होंगे और घाटे से नहीं उभरेंगे, तब तक हम केसीसी का ब्याज नहीं देंगे। पूर्ण माफी होनी चाहिए, ये मांग करते हैं हम सरकार से। बिजली का बिल हमारा माफ होना चाहिए। हम उस बिजली को देंगे जब हमारे खेत में हमारी फसल कट के हमारे घर आ जाएगी और सरकार हमें मुआवजा देगी, तब हम बिजली का बिल देंगे। ये हमारी मांगे हैं। इन मांगों के लिए भारतीय किसान यूनियन संघर्ष कर रही है। और आपसे कहना चाहता हूं, जब भी कहीं किसान पंचायत हो, भारतीय किसान यूनियन स्वराज मीटिंग करे या स्वराज पंचायत करे, तो युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, परिवार से एक बच्चे को जरूर किसान बनाने का काम करो और किसानों की आवाज को सुनो। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इतना मजबूत बनिए कि हमारी और गरीब की, कमजोर की आवाज को कोई दबा न पाए, हमारा कोई शोषण न कर पाए, हमारी कोई भावना को आप न कर पाए। हम जहां खड़े हो जाएं तो आदमी के दिल में, ये सरकारी तंत्र में और प्रशासनिक तंत्र में ये भय हो जाए कि आज देश का किसान जागृत हो उठा है और वो अपने अधिकारों को समझने लगा है। अब यहाँ तो किसान सरकार चल रही है, किसी की सरकार नहीं चलेगी। जो किसान हित की बात करेगा वही देश पे। देखिए, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। जब होगा संपन्न किसान तभी बनेगा देश महान। क्योंकि देश को महान बनाने में, देश को खुशहाल बनाने में, देश को समृद्धशाली बनाने में देश के किसान का योगदान है। व्यापारी और भिखारी देश से कभी आलू की सब्जी खिला